हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का परचम क्लासेस में। आज की क्लास में देखिए हम 12 फरवरी से 18 फरवरी के जितने भी वीक में फाइनेंस और बैंकिंग के करंट अफेयर्स आए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े उससे पहले आपको एक जानकारी शेयर करना चाह रहे हैं। 2024 को टारगेट करते हुए एसएससी जनरल अवेयरनेस का बैच ऐप पर आ चुका है। आप लोग इनरोल कर सकते हो। ये बैच पूरे का पूरा आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। मॉक टेस्ट प्रैक्टिसेस आपको साथ में मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको साथ में मिलेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और अगर कोई डाउट आपको आता है तो आप हमारे टीचर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके उन डाउट्स को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज़ पे। पहली न्यूज़ क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। That is, Federal Bank launches Stellar saving account and Mastercard enables Stellar debit card। देखो, फेडरल बैंक ने एक सेविंग अकाउंट ओपन किया है जिसका नाम है स्टीलर सेविंग अकाउंट, और मास्टर कार्ड ने एक डेबिट कार्ड दिया है जिसका नाम है स्टीलर डेबिट कार्ड। ठीक है, ये क्या है? देखो क्या है, इन्होंने एक, सबसे पहले फेडरल बैंक की बात करते हैं। फेडरल बैंक के अंदर देखो क्या है, एक नया सेविंग अकाउंट आया है जिसका नाम स्टेलर सेविंग अकाउंट है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपको इको फ्रेंडली चीजें देगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर ना वेलनेस सेंटर्स, आपकी जैसे मान लीजिए आज के टाइम में मानसिक रूप से लोग परेशान हैं, तो अगर आप कंसल्ट कर रहे हैं किसी साइकेट्रिस्ट से, यदि किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर रहे हैं अपनी वेलनेस के लिए, अपनी फिटनेस के लिए, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे इस कार्ड के माध्यम से भी और इस अकाउंट के माध्यम से भी। तो इसी को ही कहा जा रहा है कि इको फ्रेंडली तरीके से आपकी मदद की जाएगी इसके अंदर। कोई भी इंडिविजुअल जो भारत के अंदर रिजाइड कर रहा है वो इसके लिए एलिजिबल है। एनी इंडिविजुअल रिजाइडिंग इन इंडिया, कोई भी व्यक्ति जो भारत में रिजाइड कर रहा है वो अपना सेविंग अकाउंट फेडरल बैंक के साथ ओपन करवा सकता है। इसके की फीचर्स क्या है? एक तो इसमें वेलनेस प्रोग्राम चल रहा है। इसके अंदर क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस प्रोग्राम आपको मिलेगा जिसमें आपकी डेली हेल्थ, वेलनेस, मेंटल वेलनेस, टेली मेडिसिन, ऑफलाइन केयर, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, दूसरा इसके अंदर इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा। इसमें इंश्योरेंस मिलेगा अप टू 10 लाख पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी का। मान लीजिए अगर आपका एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबल आप हो जाते हो, आपका शरीर का कोई अंग डिसेबल हो जाता है, तो 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस आपका हो जाएगा। ठीक है, हॉस्पिटल का कैश बेनिफिट 10 दिन के लिए 10,000 रुपए पर डे कैश बेनिफिट आपको मिलेगा। 10 दिन के लिए 10,000 नहीं, 1,000 पर डे, 1,000 पर डे कैश बेनिफिट्स हॉस्पिटल आपको ऑफर करेगा जो भी ये कार्ड लेते हैं या ये सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, HDFC इर्गो प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो प्राइवेट कंपनी है वो ये इंश्योरेंस की फैसिलिटी आपको दे रहा है। वेलनेस कवरेज की बात करते हैं, इसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया 1 साल का वेलनेस प्लान इसके साथ इंक्लूडेड होगा। आपको फिटनेस ट्रैकिंग में, साइकोलॉजिस्ट कंसल्टेंसी में, टेलीमेडिसिन में, आपकी केयर में इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। और अगर आप माइलस्टोन्स को अचीव करते हो, आप अपने टारगेट्स को अचीव करते हो, आप आरडी खुलवा रहे हो या मोबाइल एप्लीकेशंस, फेड मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करके पेमेंट्स कर रहे हो, तो आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे, कुछ पॉइंटर्स मिलेंगे आप जो टारगेट्स को पूरा करते हो तो। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको अपने अकाउंट में कम से कम एवरेज मंथली बैलेंस आपको 10,000 रुपए मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ये जरूरी है। ठीक है, 10,000 रुपए हर वक्त आपके खाते में होने चाहिए। अब इस डेबिट कार्ड की बात करते हैं जो मास्टर कार्ड ने जारी किया है। ये क्या है? एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट। इसके अंदर ये है कि आप 50,000 रुपए पर डे इस डेबिट कार्ड से निकाल सकते हैं। शॉपिंग कर सकते हो 3 लाख रुपए पर डे की शॉपिंग कर सकते हो, और कैश निकालना हो तो 50,000 रुपए पर डे आप कैश निकाल सकते हो। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है इसके 300 रुपए सालाना आपको इसको मेंटेन करने के चार्ज देने पड़ेंगे। है डेबिट, लगता क्रेडिट जैसा है। ठीक है, और अगर आप 75,000 इन अ ईयर से ज्यादा इसको यूज कर रहे हो, इसको खर्च कर रहे हो, तो आपके ये 300 रुपए भी जो है वो चार्ज जो है वो वेव ऑफ हो जाएगा, यानी आपको फिर वो नहीं देना है। ठीक है, फेडरल बैंक लिमिटेड की बात करते हैं। इसके एमडी और सीईओ है श्याम श्रीनिवासन। हेडक्वार्टर है इसका कोची, केरला के अंदर। 1931 में ये बैंक एस्टैब्लिश हुआ था और इसकी टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली न्यूज। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट न्यूज। इसमें क्या है,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और नेपाल राष्ट्र बैंक ने एक टर्म ऑफ एग्रीमेंट, एक टर्म ऑफ रिटर्न या टर्म ऑफ रेफरेंस जो है वो साइन किया है, ठीक है, कि भारत का जो यूपीआई है और नेपाल का जो एनपीआई है दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं। भारत का यूपीआई नेपाल के एनपीआई के साथ इंटीग्रेट होगा ताकि क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस एक क्लिक से हो जाए। ठीक है, रेमिटेंस समझते हो ना, यानी कि जो व्यक्ति भारत के हैं और नेपाल में नौकरी कर रहे हैं, इंडिया के हैं और नेपाल में नौकरी कर रहे हैं और अपनी फैमिली को कुछ पैसा भेजना चाहते हैं अपने भारत देश में, तो इसको रेमिटेंस कहेंगे। ऐसे ही जो नेपाल की कंट्री के लोग जो है इंडिया में काम कर रहे हैं और अपनी फैमिली को नेपाल में पैसा भेजना चाहते हैं, उसको भी रेमिटेंस कहेंगे। तो इस क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस के लिए जो सुविधा है यूपीआई और एनपीआई ने कोलैबोरेशन करके आपको दे दी है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जो यूपीआई है इंडिया का और जो नेपाल नेशनल पेमेंट इंटरफेस है, अपना है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, नेपाल वालों का है नेशनल पेमेंट इंटरफेस यानी एनपीआई, दोनों इंटीग्रेशन कर रहे हैं ताकि क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस हो जाए। दिस इंटीग्रेशन एम्स टू स्ट्रीमलाइन क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस बिटवीन द टू कंट्रीज, मतलब कि दो देशों के बीच में ये क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस होगा, जिससे काफी इफेक्टिव फंड ट्रांसफर हो सकता है बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज है, स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, ये मैंने पहले भी कवर किया था। ये देखो नया नाम आपको दिख रहा है ना, बोब कार्ड। मैंने आपको बताया था बैंक ऑफ बड़ौदा का जो कार्ड है उसको नया नाम दे दिया था बोब कार्ड। पहले इसका नाम क्या था? बोब फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड। अब इसको बोब कार्ड कह के बुलाने लगे हैं। लास्ट हफ्ते मैंने इसको कवर किया था। तो बोब कार्ड और एनपीसीआई दोनों ने इंडिया का सेकंड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है ऑन रुपे नेटवर्क। आपको पता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने रुपे नेटवर्क बनाया है। अब जो है बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल लिमिटेड, जिसको बोब कार्ड कह रहे हैं, और एनपीसीआई दोनों ने मिलकर दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, जो ये बोब कार्ड लिमिटेड है ये मुंबई महाराष्ट्र में बेस्ड है और एनपीसीआई आपको पता है इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इन दोनों ने यूपीआई इनेबल्ड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई इनेबल्ड का क्या मतलब है? जो एक क्रेडिट कार्ड है ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएंगे और आप अपनी यूपीआई आईडी का यूज करके इन क्रेडिट कार्ड्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, द कार्ड केटर्स टू द ट्रेवल एंड एंटरटेनमेंट, मतलब कि ट्रेवल, अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं प्लेन से, ट्रेन से, तो वहां पे आपको मदद मिलेगी। आप कुछ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कुछ खर्चा करना चाह रहे हैं, वहां आपको इस क्रेडिट कार्ड से फायदा मिलेगा। ठीक है, द कार्ड कम्स विद बेनिफिट, किस किस तरीके के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे? एयरपोर्ट का जो लाउंज एरिया होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा आपको। ठीक है, खाने पीने की सुविधा, रेस्ट करने की सुविधा, कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेंगे कि इतना खर्चा किया तो इतना फायदा, इतना खर्चा किया तो इतना फायदा, इस तरीके से। और फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। आप अगर ईंधन डलवा रहे हैं, फ्यूल यूज कर रहे हैं अपनी गाड़ियों में, तो वहां पे कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, और इंश्योरेंस कवरेज भी साथ में मिलेगा। तो ये सारी फैसिलिटी इस कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड से मिलेगी जो एनपीसीआई और बोब कार्ड ने मिलके लॉन्च किया है। दिसंबर 2023 में इंडसइंड बैंक लिमिटेड लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। मैंने कहा ना ये सेकंड है। दिसंबर की न्यूज में हमने कवर भी किया था, ई स्वर्णा नाम का एक कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था। ये सेकंड है। ठीक है, ये सेकंड है। ये पहले जो था वो ई स्वर्णा फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड था इन दोनों का, अब ये सेकंड है। ठीक है, जो बोब कार्ड लिमिटेड है वो एक एनबीएफसी है और ये बैंक ऑफ बड़ौदा की होली सब्सिडरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ही सब्सिडरी है ये बोब कार्ड लिमिटेड, जो एक पूरी तरीके से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है वो देखते हैं। आरईसी एंड डीवीसी जॉइन हैंड्स फॉर इंफ्रा एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन द दामोदर वैली। देखो झारखंड रीजन के अंदर जो दामोदर वैली है वहां पे आरईसी लिमिटेड यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और डीवीसी का मतलब दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये दोनों मिलके 588 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चला रहे हैं। ठीक है, जो ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर।
इससे क्या होगा, इन पैसों से क्या करेंगे, 588 करोड़ से क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है, एनर्जी प्रोजेक्ट्स चलाएंगे। वेस्ट बंगाल और झारखंड के रीजन में ये दामोदर वैली पड़ती है। ये जो एग्रीमेंट है इसके अंदर टर्म लोन एग्रीमेंट इंक्लूड होगा, ठीक है, मतलब कुछ समय के लिए एक लोन का एग्रीमेंट है ये, और इसके अंदर ट्यूब्ड कोल माइंस जो है वो डेवलप की जाएंगी, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा खतरा रहता है ना कोल माइंस का, लोगों को खतरा रहता है जो लोग वहां पे काम करते हैं, तो ट्यूब्ड कोल माइंस जो थोड़ी सेफ होती हैं उनको डेवलप किया जाएगा, ठीक है। और ये सारा जो चीज साइन हुई है वो एस सुरेश कुमार जो चेयरमैन और एमडी हैं डीवीसी के, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के, उनके सामने ये हुआ है। आरईसी क्या है, एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर कंपनी एंटरप्राइजेस है, बहुत बार आ चुका है, देखिए पूरे साल पिछली बार आया आरईसी, और अब बार बार जनवरी से फिर से आ रहा है ये। आरईसी क्या है, एक महारत्ना कंपनी है, सेक्टर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, और आरबीआई के अंडर ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह काम करती है, ठीक है। तो ये न्यूज थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है, इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपना 88th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है और एक नया रुपे क्रेडिट कार्ड और करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट वेरिएंट यानी कासा वेरिएंट को लॉन्च किया है। ये जो है ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जो अपना 88th फाउंडेशन डे 10th फरवरी को चेन्नई तमिलनाडु के अंदर सेलिब्रेट करता है। इन्होंने बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए, बट सबसे इंपॉर्टेंट है नए तरीके का रुपे क्रेडिट कार्ड। इसके अंदर 3 वेरिएंट्स हैं, आईओबी रुपे क्लासिक्स जिसमें कुछ फैसिलिटी मिलेगी, रुपे प्लैटिनम जिसमें इंश्योरेंस कवरेज भी मिलेगा, रुपे सेलेक्ट जिसमें और कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। तीनों के बारे में अभी पढ़ेंगे। ये जो है इसने एक फ्रीडम करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट वेरिएंट भी निकाला है, नाम दे दिया करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट को फ्रीडम करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड की बात करते हैं। जो ये इंडियन ओवरसीज बैंक था ये 10th ऑफ फरवरी 1937 को चिदम्बरम चेट्टियार की अध्यक्षता में बना था, ठीक है। इसको जो ऑपरेशन शुरू हुआ था वो चेन्नई में शुरू हुआ था और रंगून बर्मा के अंदर भी शुरू हुआ जिसको आज के दिन हम म्यांमार कहते हैं, और मलेशिया के अंदर भी इसकी एक ब्रांच लगी। तो 3 जगह, एक इंडिया में, एक म्यांमार में और एक मलेशिया में। ये वो था जब 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, द देन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया था। दिस वाज द वेरी लार्ज नेशनलाइजेशन, बहुत सारे नंबर ऑफ बैंक्स का, 14 बैंक्स का बहुत बड़ा नेशनलाइजेशन हुआ था। तो उन्हीं में से एक इंडियन ओवरसीज बैंक भी था। तो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन जो हुआ था, और 1980 में फिर 6 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बड़ा नेशनलाइजेशन 1969 में 14 बैंक का हुआ था, तभी इंडियन ओवरसीज बैंक को भी नेशनलाइज किया था। इसके जो वेरिएंट है, रुपे क्लासिक ये जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स और बेनिफिट्स देता है। रुपे प्लैटिनम जो है वो पर्सनल एक्सीडेंटल कवरेज देता है 10 लाख रुपए तक का। रुपे सेलेक्ट जो है वो डेबिट कार्ड इंक्लूड करता है, ठीक है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर आपको लाउंज एरिया की फैसिलिटी देगा, फ्री जिम सब्सक्रिप्शन देगा, फ्री हेल्थ चेकअप्स देगा, फ्री गोल्फ लेसन देगा और स्पा की सर्विसेज भी आपको देगा, ठीक है। तो इतनी सारी सर्विसेज के साथ रुपे सेलेक्ट कार्ड जो है लॉन्च किया है। पहले में कम फैसिलिटी, फिर प्लैटिनम में इंश्योरेंस कवरेज आ गया 10 लाख तक का, और फिर इतनी सारी फैसिलिटी के साथ रुपे सेलेक्ट जो है वो लॉन्च किया है। अब ये फ्रीडम करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की बात करते हैं। इसमें एक एनुअल फी जो लगेगी वो 0 लगेगी, कुछ भी फी नहीं लगेगी इसको मेंटेन करने की, और ना ही कोई बैलेंस रिक्वायरमेंट, आपको कोई मिनिमम बैलेंस भी नहीं अचीव करके रखना है। फ्रीडम कासा वेरिएंट जो है ये एनुअल फी 0 रखेगा और कोई मिनिमम बैलेंस, मतलब उसी का ही कॉपी हो गया, उसी का ही डबल हो गया, कोई बात नहीं, सॉरी। तो ये कोई मिनिमम बैलेंस आपको इस खाते में मेंटेन करके नहीं रखना है। अगला जो है, अगली न्यूज है, इंडिया अपनी यूनिफाइड पेमेंट सर्विस की जो यूपीआई की सर्विसेज है वो श्रीलंका और मॉरिशस के अंदर भी एक्सटेंड कर रहा है। अभी हमने देखा था अमेरिका के साथ हमने डील किया था पिछले हफ्ते, अब श्रीलंका और मॉरिशस में भी अपना यूपीआई पहुंच चुका है। और किन किन देशों में यूपीआई है? भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, सिंगापुर, श्रीलंका एंड यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। अभी घूम के आए हैं मोदी जी यूएई, घूम के तो क्या मतलब मंदिर बना के आए हैं, हिंदू टेम्पल, ठीक है, अबू धाबी में। तो इन सारे देशों के साथ भारत का यूपीआई चलता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। श्रीमती इसमें क्या है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो है भारत के, ठीक है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री जिनका नाम है प्रविंद कुमार
जगन्नाथ और श्रीलंकन प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे, ये तीनों ने मिलके ये एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। और ये पूरा जो है वर्चुअली इसको लॉन्च किया है इस यूपीआई को। इसके साथ क्या है, मॉरिशियस के अंदर, नॉट इन श्रीलंका, मॉरिशियस के अंदर यूपीआई के साथ साथ रुपे कार्ड की सर्विस भी दी है। श्रीलंका में सिर्फ यूपीआई की सर्विस, मॉरिशियस में रुपे कार्ड की भी सर्विस है और यूपीआई की भी सर्विस, दोनों को दी है, ठीक है। एनपीसीआई जो है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी एनआईपीएल, और इनके साथ मिलके आरबीआई और एनआईपीएल दोनों ने मिलकर ये एग्रीमेंट श्रीलंका और मॉरिशियस के साथ किया है। और किन देशों में भारत की फैसिलिटी है वो हमने देखा। एनपीसीआई की बात करें, इसके सीईओ दिलीप असबे हैं, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और ये 2008 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। मैंने पहले न्यू दिल्ली बोल दिया था शायद, मुझे जहां तक याद आ रहा है इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज है, सिडबी ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम क्या है, क्रिसिल स्टडी। क्रिसिल क्या है आपको पता है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो आपको रेटिंग देती है, जैसे मूवीज को रेटिंग मिलती है ऐसे व्यक्ति को भी रेटिंग मिलती है कि ये लोन कितना लेता है और प्रीमियम्स कितने समय पे चुकाता है। तो क्रिसिल क्या है, क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, सिडबी के अंदर है। तो सिडबी ने क्रिसिल स्टडी ऑन इम्पैक्ट ऑफ फंड्स ऑन स्टार्टअप इकोसिस्टम नाम की एक रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट का नाम है प्रभाव। क्या नाम है, प्रभाव, यानी फंड्स का प्रभाव क्या पड़ रहा है स्टार्टअप के इकोसिस्टम पे, ठीक है। ये रिपोर्ट जारी की है, सिडबी की रिपोर्ट है और क्रिसिल का डाटा है, ठीक है। February 9, 2024 को सिडबी ने क्रिसिल का इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट फंड फॉर स्टार्टअप नेमली प्रभाव ये जारी कर दिया है। इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है, हम प्रभाव देख रहे हैं, इम्पैक्ट देख रहे हैं। 30 नवंबर 2023 को, 30th of नवंबर 2023 तक 129 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो है वो सैंक्शंस किए जा चुके थे, मतलब इतने सारे फंड्स सैंक्शन किए जा चुके थे, ठीक है। और लगभग 17,534 करोड़ रुपीस जो है वो 938 स्टार्टअप्स के अंदर दिए जा चुके हैं, ठीक है। इतना सारा पैसा स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए आ चुका है। सिडबी, इसके चेयरमैन और एमडी है शिव सुब्रमण्यम रमन और हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आई थी जिसके बारे में हमने बात की। अगली न्यूज क्या है, ये छोटी छोटी 3 न्यूज है स्टूडेंट्स, ठीक है। सबसे पहली न्यूज है 9 फरवरी 2024 को आरबीआई ने क्या किया है, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव के अलावा जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं उन लोगों की जो रिम्यूनरेशन सीलिंग है वो बढ़ा दी है। पहले क्या कहा था, आपकी रिम्यूनरेशंस जो है वो 20 लाख तक ही होंगी, अब 20 लाख से बढ़ा के उसको 30 लाख कर दिया है, ठीक है। 20 लाख पर एनम से बढ़ा के उनकी रिम्यूनरेशन को 30 लाख कर दिया है विद इमीडिएट इफेक्ट। दूसरी न्यूज इसके अंदर क्या है, आरबीआई ने जो इंडियन बैंक्स हैं, इंडियन बैंक्स कहाँ पे, गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर, जो अपना आईएफएससी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, वहां पे जितने भी बैंक्स हैं उनको ये कह दिया है कि आप इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज मार्केट में आप ट्रेडर की तरह काम कर सकते हैं। जैसे ट्रेडर्स होते हैं ना जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, ऐसे ये इंडियन बैंक्स भी अब ट्रेडर की तरह काम कर सकेंगे, किस दुनिया में, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लिमिटेड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, आरबीआई ने जयप्रकाश नारायण नगारी सहकारी बैंक लिमिटेड का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया है, क्योंकि ये सारी कॉम्प्लायंसेस को फुलफिल नहीं कर रहे थे। तो ये 3 न्यूज छोटी छोटी मैंने आपको बताई। आरबीआई के बारे में बात करते हैं, इसके गवर्नर शक्तिकांत दास, 4 डिप्यूटी गवर्नर कौन कौन से हैं, स्वामीनाथन जानकी रमन, माइकल देबपात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। 1 अप्रैल 1935 को ये एस्टैब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। अगली न्यूज क्या है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC एंड QCI स्टैंड्स फॉर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, दोनों ने मिलकर डिजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल को अनवील किया है या कहूँ लॉन्च किया है। डिजी रेडी सर्टिफिकेशन ये एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, जिस पर ये पता लगेगा कि आप डिजिटली कितने रेडी हो, आपके यहाँ पे डिजिटल कोई काम को करने की कितनी सुविधाएं मिल रही है, ठीक है। डिजिटल इंक्लूजन इन द MSME सेक्टर में आप ऑनलाइन कितने काम करवा पाते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन,
ठीक है, ऑनलाइन फिर टैक्स सिस्टम, कितना काम करवा रहे हो आप, कितने रेडी हो, उसका सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन, उसके सर्टिफिकेशन के लिए ये ऑनलाइन पोर्टल, डिजी सर्टिफिकेट ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है दोनों ने मिलके। ठीक है, इसमें क्या होगा, कितना एमएसएमई एंटिटीज कितनी डिजिटली रेडी है, इस चीज को असेस करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि इंटरनेट रिटेलर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं, ट्रेडर्स कितने हैं, जिनसे जो इंटरनेट के माध्यम से सारा काम करते हैं। इस पोर्टल की बात करते हैं, ये एक ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट टूल है। कोई भी एमएसएमई, कोई भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस खुद को असेस कर सकती है, ठीक है, फॉर डिजिटल रेडीनेस डेवलप, फॉर डिजिटल रेडीनेस, कि आप, हम कितने डिजिटली रेडी हैं। इसको QCI ने, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। दिस इनेबल्स MSME बिजनेस एंड स्मॉल रिटेलर्स टू इवेल्युएट देयर प्रिपेयर्डनेस टू सीमलेसली इंटीग्रेट इनटू द ONDC प्लेटफॉर्म। इससे क्या होगा, जो MSME बिजनेस वाले हैं या जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, वो इवेल्युएट कर पाएंगे हम कितने डिजिटली कैपेबल हो चुके हैं। 7 चीजें देखेंगे, प्री रिक्विजिट्स क्या क्या होती हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आपके यहाँ पे, प्रोडक्ट के कैटलॉग्स क्या ऑनलाइन अवेलेबल है, कैटलॉग का मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, पैकेजिंग कैसा है, पेमेंट कैसा है, ग्रीवेंस रिड्रेसल कैसा है। इन 7 चीजों के बेस पे सेल्फ असेस किया जाएगा, एमएसएमई के द्वारा खुद को असेस किया जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होगा, सर्टिफिकेशन प्रोसेस में क्या होगा, जैसे आप नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑनलाइन ऑपरेशंस, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में प्रोफिशिएंसी कितनी है वो बताना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कितना है आपका, डिजिटाइज्ड वर्कफ्लो के साथ आप कितने इंटीग्रेट हो रहे हो, और आपका एफिशिएंट मैनेजमेंट, ऑर्डर को मैनेज करने के लिए आप कितने एफिशिएंटली मैनेज करते हो चीजों को, ऑर्डर को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा पोर्टल है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। इसके चेयरमैन जैक्सी शाह हैं, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और ये 1997 में स्टैब्लिश हुआ था। अगली न्यूज है, PSB यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक और WDRA वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने लो इंटरेस्ट रेट फार्मर्स के लिए लोन ऑफर किया है। ठीक है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक MOU साइन किया है विद पंजाब एंड सिंध बैंक टू फैसिलिटेट लो इंटरेस्ट रेट लोन्स टू फार्मर एंड ट्रेडर। इसमें क्या होगा, जो ये MOU है, इससे एक तो अवेयरनेस रेज होगी, दूसरा फंडिंग इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम से जो वेयर हाउस की रिसिप्ट मिलती है, ENWR जिसको कहते हैं, नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट, इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम से, उसके लिए लोगों को पता लगेगा, एनकरेज होंगे। ठीक है, और जिससे एग्रीकल्चरल फाइनेंस जो है वो इंप्रूव होगा, मतलब एग्रीकल्चरल की दुनिया में लोन की सुविधा मिलेगी इस एग्रीमेंट से। ठीक है, आप क्या करते हो, देखो जैसे कोई किसान है, अपना सामान जो है गोदाम में रखता है, गोडाउन्स में रखता है, जिसके बदले उनको क्या मिलता है, उनको बदले में रिसिप्ट मिलती है। उस रिसिप्ट को वो एज अ कोलेट्रल, एज अ गिरवी रख के, एज अ सिक्योरिटी रख के लोन उठाते हैं, बैंक से उठा सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े साहूकारों से उठा सकते हैं कि हमारा इतना माल पड़ा है, ये जब बिकेगा आपके पैसे वापस कर देंगे, अगर हम पैसे वापस ना कर सके तो ये माल आपका, तो इस तरीके से उसको गिरवी रख रहे हैं। ठीक है, अब हुआ ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिकली वेयर हाउस रिसिप्ट जारी होने लगी, यानी ENWR जिसको कह रहे हैं। पहले फिजिकल फॉर्म में आप जाके वो पर्ची लाते थे, अब इलेक्ट्रॉनिकली वो वेयर हाउस की रिसिप्ट जारी होने लगी, तो उसके ऊपर ही आपको जो लोन मिलेगा काफी लो इंटरेस्ट का मिलेगा। फार्मर 75 लाख रुपए तक का लोन जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और जो बाकी की कैटेगरी है, फार्मर के अलावा जो एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटी होती है, वहां 5 करोड़ तक का लोन इसके माध्यम से मिल सकेगा। ENWR की बात करते हैं, 2018 में ये लॉन्च हुआ था। इलेक्ट्रॉनिकली नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट जो है 2018 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, और ये वेयर हाउस वेयर हाउस डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको रेगुलेट करती है, इसको गवर्न करती है। ठीक है, साइंटिफिकली आप अपने सामान को गोडाउन्स में स्टोर करते हो और ये इलेक्ट्रॉनिकली रिसिप्ट आपको मिलती है। इस वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करते हैं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आती है। इसके चेयरमैन TK मनोज कुमार हैं, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और 2010 में स्टैब्लिश हुआ था। पंजाब एंड सिंध बैंक के CEO है स्वरूप कुमार साहा, हेडक्वार्टर दिल्ली में, और ये 1908 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, अगला जो न्यूज है दैट इज यस बैंक ने
जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स है फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसके लिए ली रिमिट के साथ पार्टनरशिप कर ली है। ठीक है, ये ली रिमिट क्या है? बेंगलुरु बेस्ड एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप है जिसका नाम है ली रिमिट। रेमिट मतलब रेमिटेंस, ठीक है, ले रेमिट कह दो। तो यस बैंक ने रेमिटेंस के लिए, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, जिससे एमएसएमई के दुनिया में जिसको रेमिटेंसेस भेजने हैं एक देश से दूसरे देश में, वो आसानी से ये काम कर सकेंगे। यूरो और यूएस डॉलर की करेंसीज के अंदर भी आप पैसे को इधर से उधर भेज सकते हो। इससे ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, कॉस्ट बेनिफिट्स ये सब बढ़ेगा ग्लोबली, ठीक है। ले रिमिट की बात करें, इसके सीईओ शीतल जैन है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, और 2022 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। अगली न्यूज क्या है? एचएसबीसी गूगल क्लाउड फाइनेंस के साथ मिलके एक पार्टनरशिप साइन किया है। हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ जो है एग्रीमेंट साइन किया है। ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिससे क्या होगा? क्लाइमेट फाइनेंसिंग होगा, मतलब आप क्लाइमेट को अच्छा करोगे। अप टू $1 बिलियन आप फंडिंग दे रहे हो। एचएसबीसी इतना फंड दे रहा है ताकि क्लाइमेट टेक कंपनीज जो है वो इंप्रूव हो सके, यानी क्लाइमेट की दुनिया में टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्लाइमेट को सस्टेन कर सके। 2030 तक ये प्रोग्राम जो है वो चलेगा और काफी ज्यादा फायदा क्लाइमेट टेक्नोलॉजी को होने वाला है इससे। नेक्स्ट न्यूज है, शिवालिक ग्रुप रिसीव्स सेबी अप्रूवल फॉर देयर इनॉग्रल ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इसमें क्या है? जो शिवालिक ग्रुप है, शिवालिक ग्रुप क्या है? ये एक गुजरात बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है शिवालिक ग्रुप। सेबी ने अप्रूवल दे दिया है कि आप अपने आईपीओ को लॉन्च कर सकते हो, ठीक है, 300 करोड़ तक के लॉन्च कर सकते हो, इंक्लूडिंग 150 करोड़ ग्रीन शू ऑप्शन। ये ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है कि पहले ही आपको परमिशन मिल जाती है कि अगर आपका ओवर अलॉटमेंट होता है, भाई मान लीजिए मेरे पास 300 करोड़ के शेयर हैं, अब ये तो बिक गए, अभी भी डिमांड आ रही है कि हमको और शेयर चाहिए और मुझे भी पैसा चाहिए, कंपनी को भी पैसा चाहिए, और खरीदने वाले शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो सेबी से बाद में परमिशन ना लेते हुए पहले ही आपको परमिशन दे दी कि 150 करोड़ रुपए के एक्स्ट्रा शेयर आप कस्टमर्स को दे सकते हो। इसको कहते हैं ग्रीन शू ऑप्शन। तो ये ग्रीन शू ऑप्शन इस कंपनी को मिल गया है, ठीक है। ये एक फास्ट डेवलपिंग रीजन्स के अंदर, अहमदाबाद के फास्ट डेवलपिंग रीजन्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट चलाते हैं शिवालिक ग्रुप वाले। तो ये पूरी न्यूज थी। आज की क्लास की न्यूज जो है वो यहीं तक थी। अब क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? आपको क्वेश्चन बताना है, आपको क्वेश्चन बताना है। एक तो आपको यही बताना है ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है, ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है, ठीक है, आपको यही बताना है ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं और उम्मीद करती हूँ आप दोनों के आंसर बताएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।